वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है। या वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है। और यह जो प्रक्रिया है इसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को चला कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। इस बच्चे का हरा गया है। किसी के पास है क्या एक्स्ट्रा कॉपी? दे दो। ठीक है जी। हाइड्रोजनीकरण क्या कहते हैं? चला हाइड्रोजनीकरण। इथानॉल हो गया पीने वाला अल्कोहल। कौन अल्कोहल? वाला अल्कोहल। बताओ ये जल में घुलनशील है कि नहीं है? पिए होंगे तो पता चलिए गया होगा। इथानॉल जल में पूर्णतः विलेय है। और इन दोनों को अगर अलग करना है, इथेनॉल पानी को अगर अलग करना है, पानी को अगर अलग करना है तो हम लोग भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। करना है तो हम लोग कौन विधि का? भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। को अगर पानी से अलग करना है तो कौन विधि का उपयोग करते हैं? भाप आसवन विधि का उपयोग करते हैं। पच्चीस क्वेश्चन का चलो टेस्ट दीजिएगा साइंस का ना, तो एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलवे करेगा। जितना है इस 700 में से एगो दूगो डेली मिलेगा। तो पानी से अलग करना है, कौन विधि? विधि का उपयोग करते हैं। यहां पर CaCl2 होगा। तो CaCl2 कल रात में भी क्वेश्चन था, अगर पढ़ा होगा तुम एनसीईआरटी में। CaCl2 और H2SO4 निर्जलीकरण में उपयोग करते हैं। मतलब इसका काम है जल का क्या करना? अवशोषण करना। क्या करना चला? अवशोषण करना। किसका? CaCl2 और H2SO4। CaCl2 जो है ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है। रे फॉर्मर में प्रयोग किया जाता है। कौन? कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है नमी को क्या करने के लिए? अवशोषित करने के लिए। इसी में अगर दे देगा अम्ल और अल्कोहल, किसका निर्माण करता है? ईस्टर का। ईस्टर का काम है फलों की गंध के लिए। किसके लिए? ईथर का नहीं। ईथर अगर दे देगा तो निश्चेतक है। ईथर की अगर हम बात करें तो ये निश्चेतक के रूप में बेहोशी की दवा है। ये ईथर जो है ये निश्चेतक है, बेहोशी की दवा है। और ईस्टर जो है ये फलों की गंध में प्रयोग किया जाता है। क्या अगर हम चला एस्टर की बात करें तो ये फलों की गंध के लिए, जो हम लोग पेप्सी माजा पीते हैं या अन्य अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? ईस्टर का। यानी अगर आप माजा पी रहे हैं मतलब आम नहीं पी रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं? ईस्टर पी रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि हर मौसम आम, जबकि वो आम नहीं है। ईथर क्या है? निश्चेतक। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर में। और H2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड क्या है? जल अवशोषक। जल अवशोषक मतलब नमी अवशोषक। बताओ, इत्र की गंध सूचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इत्र या गंध सूचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बताओ, साबुन के बुलबुले का जो गुच्छा होता है उसको हम लोग मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। इसका मतलब बुलबुलों का गुच्छा तैयार करते हैं।
साबुन के अणु मिसेल यानी अणुओं का गुच्छा तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल। और एक चीज और ध्यान रखना, बालू से सीमेंट के बनता है मोर्टार, चला मोर्टार। और साबुन के बुलबुले के अंदर का जो अगर त्रिज्या आर हो तो इसका जो दाब होता है वो होता है 40/r, जहां आर जो है वो त्रिज्या है और टी जो है वो क्या है, पृष्ठ तनाव है चला, पृष्ठ तनाव है। पी क्या है, दाब है। तो हमको ये बताओ, जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका दाब क्या होगा, जिसकी त्रिज्या कम उसका दाब ज्यादा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसका दाब कम। नहीं आया रे, क्या होता है 40/r, यानी जिस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या कम होगी उस पर दाब ज्यादा होगा। सीमेंट के मिश्रण को क्या कहते हैं, मोर्टार, मार्टार ने मोर्टार। और साबुन के गुच्छे, बुलबुलों के गुच्छों को क्या कहते हैं, मिसेल। क्या कहते हैं, साबुन के बुलबुले पर जो दाब होता है वो होता है 40/r। जिस चीज का हम लोग नाम रखते हैं ना, चला हम लोग साबुन, ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे साबुन के बुलबुले का गुच्छा है, बहुत सारा बुलबुला तो उसको हम लोग मिसल कह देते हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर बालू और सीमेंट को एक साथ अब मिला दीजिएगा तो उस मिश्रण का नाम है मोर्टार। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण आप मिला देते तो उसका नाम क्या है, शरबत। वही वाला बात कहते हैं। जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं, जलरागी, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय को क्या कहते हैं, जल विरागी। रागी मतलब आकर्षित होने वाला, और विरागी मतलब हटने वाला। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वैराग्य धारण कर लिया, वैराग्य मतलब हट गया कि सट गया, हट गया ना। तो कहते हैं जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं, जलरागी, और हाइड्रोकार्बन में विलय को क्या कहते हैं, जल विरागी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में बंधन नहीं बनता है, क्योंकि स्वसंयोजक बंधन मजबूत होता है। कौन मजबूत होता है, इसलिए वो जल्दी बंधन को तोड़ता नहीं है। अपमार्जक का नाम सुना है, अपमार्जक मतलब हो गया चला सरफ, सुने हो ना। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं कौन लवण होते हैं, सल्फेट। सन कितना ईस्वी में, 1817 में डोवेरिनर ने क्या दिया था, तिर्यक नियम। और डोवेरिनर ने तिर्यक नियम में क्या कहा था, तो का द्रव्यमान पहला और तीसरा का क्या होगा, औसत होगा, यही ने दिया था। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। क्या नियम, तो जैसे चलन ईस्वी बहुत सारा है, लेकिन कुछ ईस्वी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो तुमको पूछेगा। जैसे ईस्वी बहुत सारा है, आप देखिए फलना की खोज इतना ईस्वी में हुआ, चिलना की खोज इतना ईस्वी में हुआ, ढेगलना का खोज इतना ईस्वी में हुआ। उतना आपको नहीं याद करना है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको लेकिन याद रखना होगा। तो डोवेरिनर का ट्राइड कितना ईस्वी में, 1817 में। इन्होंने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि तथा स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का क्या किया था, अध्ययन किया था। इसका जिक्र है एनसीईआरटी में। जेना विश्वविद्यालय में ये क्या रहे थे, अध्यापक। और सबसे पहले कौन उत्प्रेरक का खोज किया, प्लेटिनम। उत्प्रेरक का खोज कौन किया था, बर्जीलियस। देखो चला, बर्जीलियस के बारे में कुछ बातें हैं जो आप जान लीजिए। ये पूछता है बर्जीलियस की अगर हम बात करें तो जैव शक्ति का सिद्धांत यही दिया था। जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था,
बर्जीलियस। तत्वों के प्रतीक के बारे में कौन बताया था? तत्वों के प्रतीक के बारे में कौन बताया था? बर्जीलियस। और अगर हम प्लेटिनम उत्प्रेरक, जिसको हम लोग सफेद स्वर्ण कहते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज भी कौन किया था? प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज कौन किया था? बर्जीलियस। इसका पीडीएफ डाला हुआ है सामने, जो टेलीग्राम लिंक है आपका, उसी में पीडीएफ मिल जाएगा। क्या प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं? चला, सफेद स्वर्ण भी कहते हैं। कौन स्वर्ण कहते हैं? सफेद स्वर्ण। आपको हम पीछे पढ़ाए थे, काला सोना किसको कहते हैं? कोयला और पेट्रोलियम को। कोयला और किसको? पेट्रोलियम। कौन सोना कहते हैं? काला सोना। और सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम। सही है ना? सबसे अधिक उत्प्रेरक किसका है? सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? स्थानिक है चला पोलिनियम का। कितना? 27। लिख लो, सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? पोलिनियम का। कितना है? 27। समस्थानिक समझते हो ना? परमाणु संख्या समान, अपरमाणु भार अलग अलग। उत्प्रेरक की खोज कौन किया था? बर्जीलियस। जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? बर्जीलियस। और तत्वों के प्रतीक की खोज कौन किया था? बर्जीलियस। तो पिन का उपयोग क्या चीज में करते हैं? सफेद पेंट के रूप में किया जाता है। कुछ नहीं है, इसको याद रखना है। न्यूलैंड ने कौन नियम दिया था? अष्टक नियम। इसके ज्ञात 56वें तत्व कौन था? थोरियम। यानी अंतिम तत्व कौन था न्यूलैंड में? थोरियम। इसका नियम कैल्शियम तक मान्य था, ये तो पता है ना। यह नियम कहां तक लागू था? कैल्शियम तक। देखो चला, कोबाल्ट और निकेल का गुण किसके समान था? आयरन के समान। होते हुए भी आयरन को बहुत दूर रखा गया था, ये भी आप जानते होंगे। कोबाल्ट और निकेल को कहां रखा गया था? हेलोजन के साथ। भविष्य में अन्य तत्वों के न होने की संभावना व्यक्त किया। देखो, ये क्वेश्चन आता है बार बार। डोबेरिनर और न्यूलैंड, इन्होंने कहा था कि भविष्य में कोई तत्व नहीं आएगा। न्यूलैंड ने कहा हम कह रहे हैं 56 को तत्व है तो 56 को रहेगा। लेकिन एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक था कौन? मेंडलीफ, जिन्होंने कहा कि तत्व आएंगे। और बाद में तत्व जब आया तो उसको जोड़ा भी। 3 तत्व को खास करके उन्होंने जोड़ा मेंडलीफ ने, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। किसको किसको कहेगा? एक चीज और ध्यान रखना कि डोबेरिनर, न्यूलैंड, न्यूलैंड और मेंडलीफ के आधार पर सजाया परमाणु भार। एकमात्र वैज्ञानिक था मोस्ले, सजाया परमाणु संख्या, या इसी को चला एनसीईआरटी में दिया हुआ बढ़ते हुए आवेश। सही है कि परमाणु संख्या जो है वो किसके संख्या के? बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश। कल रात में क्वेश्चन था ये, बढ़ते हुए नाभिकीय। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा चला जी। हमको ही बताइए, एक मिनट होल्ड ऑन। मोस्ले ने जो सजाया है आधुनिक आवर्त सारणी को, वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया है। अब बताओ, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है? प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। नाभिक प्रोटॉन पर आवेश होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब बढ़ता हुआ परमाणु संख्या मतलब बढ़ता हुआ प्रोटॉन, और बढ़ता हुआ प्रोटॉन मतलब बढ़ता हुआ नाभिकीय आवेश, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? हम अगर ये कहें कि मोस्ले ने जो सजाया वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, या बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, या बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के आधार पर, इस सब स्टेटमेंट सही है कि गलत है? लिख लो जल्दी से।
अरे हो गया। तो अगर कह दे मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है, या बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के आधार पर, या बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, ये सब सही है कि गलत है? सही है, बहुत बढ़िया बात। भविष्य में आने वाले तत्वों के बारे में देखो कौन बताया। जो यहां से जो बात हुई थी डोबेरिनर की, किसकी बात हुई थी? इनर की और न्यूलैंड की। कहता था ना कि अब भविष्य में तत्व नहीं आएंगे, हम जितना देख रहे हैं उतने रहेगा। भविष्य में तत्व नहीं आएगा। पहली बार किसने कहा भविष्य में तत्व आएगा? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने पहली बार कहा, मेंडलीफ ने पहली बार कहा और आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा। आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा। आने वाले तत्व के लिए क्या छोड़ा? चला स्थान छोड़ा। आने वाले तत्व के लिए क्या छोड़ा? स्थान छोड़ा। किसने? मेंडलीफ ने। तब इसी के आधार पर इनका स्कैंडियम, गैलियम चला, जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जोड़ा गया। गैलियम और जर्मेनियम ने कहा नहीं, अभी तक तो आएंगे, और आने वाले तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान भी छोड़ा। किसको जोड़ा? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। क्या पहली बार आने वाले तत्वों के लिए कौन कहा था कि आएगा तत्व और आ सकता है? कौन कहा था? मेंडलीफ ने। और आवर्त सारणी को तीनों परमाणु भार के आधार पर सजाया है। ये मोस्ले ने किसके आधार पर सजाया? परमाणु संख्या के आधार पर। पढ़े तो भविष्य में अन्य तत्व होने की संभावना व्यक्त किया था किसने? किसने किया था रे? ना की आवर्त सारणी 1869 में छपी तथा कितना में जर्मन पत्रिका में छपी? जैसे ये दोनों अलग अलग बात है। अगर कह देगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी कितना में छपी? 69 में। लेकिन भैया जर्मन पत्रिका में कब छपी थी? 1872 में। दोनों बात अलग अलग। मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया था वो कितना में बनाया? 1869 में। लेकिन जर्मन पत्रिका में कब छपा? 1872। कितना साल बाद? साल बाद ना, 3 साल बाद उसकी थ्योरी जो है जर्मन पत्रिका में छपी थी। अगर कह देगा तुमको मेंडलीफ ने पहली बार जो आवर्त सारणी बनाया वो कितने में बनाया? 1869 में। और छपा था कितने में? 1972 में। कितना में? हाँ, इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या नील, पता ही नहीं था इसको। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56। हम मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। और मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 14। और अभी ज्ञात तत्वों की संख्या 118। बढ़िया से देखिए। दिया पुता होगा तब तक बढ़वे करेगा एक आध दो। रात तक 118 मार्क चलिए रहा है, कोई ना कोई चोटा लगल होगा।
लगेगा तो हम लोग एक आध को बढ़ा देंगे, हमार की जा रहे हैं। वो अपना खोजेगा, पूरा जीवन खपा के वो मुक्तून खोजेगा। वो हम लोग को बढ़ा देंगे, कहेंगे हाँ अब ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 120 हो गया। ये क्लियर है ना। कहेगा टोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या नील। लेकिन अगर कहेगा टोबेरिनर ने कितने त्रिक निकाले थे, 3, जिसमें कितने तत्व थे, 9, लिख लो टोबेरिनर के 3 त्रिक थे। के 3 त्रिक थे। इंग्लिश में लिखना, 3 ट्राइड थे। कितने ट्राइड थे? नहीं, इन्होंने मतलब किसने? मेंडलीफ ने। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच क्या स्थापित किया? संबंध। और एक चीज तो महा भी आए, यहाँ क्वेश्चन बच्चा एकदम गड़बड़ी करवे करेगा। क्वेश्चन कहेगा मेंडलीफ ने किसकी ओर ध्यान केंद्रित किया? चला, मेंडलीफ ने किसकी ओर ध्यान केंद्रित किया? एक ऑप्शन देगा हाइड्रोजन, दूसरा देगा ऑक्सीजन, एक देगा हाइड्रोजन और दूसरा देगा कार्बन। 99% लड़का ही मार देता है, ये हमारा पता है। 99% लड़का हाइड्रोकार्बन सोच के हाइड्रोजन और क्या मार देता है? कार्बन। उलटे। लेकिन आपको दोस्त क्या नहीं मानना है? हाइड्रोजन कार्बन नहीं मानना है, क्या मानना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। किसने? इन्होंने। किन्होंने? किन्होंने? मेंडलीफ ने। किसने चला? मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हाइड्रोजन कार्बन नहीं मारिएगा, ये गलत है। क्या मारिएगा? लड़का को हाइड्रोकार्बन से बड़ा, जैसे रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी धाई से मार देता है, जबकि आंसर होगा हेनरी बैक्वेरल। क्या होगा आंसर? तो फिर 1 नंबर से नहीं होगा तो फिर हमारा नहीं कहना है, नहीं होता है। तो चला, हेनरी बैक्वेरल ने किया था। तो ये हेनरी बैक्वेरल और क्यूरी के बीच आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कब क्यूरी मारना है, कब हेनरी बैक्वेरल मारना है, न तो सब गुण हो जाते होगा। लेकिन यहाँ भी झोल है, यहाँ जब क्वेश्चन आएगा ना तो तू फंस जाएगा। ग्रुप और समूह अलग अलग दे देता है, मामला फंसा देता है। ये तो सब न जानता है। चला, ऊर्ध्वाधर ये जो ऐसे खड़ा रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। आई क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त। तो एकरा में कोई झोल नहीं है, इसमें कोई झोल नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ग्रुप और समूह में पहला उत्तर क्या होगा? पहला उत्तर क्या होगा? ग्रुप। और दूसरा उत्तर क्या होगा? समूह। और समूह में भी गड़बड़ नहीं करना। ग्रुप बोले तो क्या? वर्ग। ग्रुप या वर्ग पहला उत्तर होगा, समूह का वहां उत्तर होगा दूसरा। लड़का को आता है दोनों, लड़का सीधा रफली अगर पढ़िएगा तो लोग कहते हैं वर्ग या समूह। हम लोग भी कहते हैं वर्ग या समूह, लेकिन अब हम नहीं कहते हैं, अब हम अलग कर देते हैं। अब पढ़ाते तो हम क्लियर करते हैं, भैया वर्ग और ग्रुप मिलेगा तो ये पहला उत्तर होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा? समूह। क्या मारिएगा? काफी नॉन एनर्जेटिक नहीं रे, काफी लगता दे हाथ ला के यहाँ रख दिया। आओ पियो मुर्गा उर्गा, पैसा की दिक्कत है कि? क्या बनाओ तो हमको भी खिलाओ। चला, इतिहास है, जे हमरा मुर्गा खिलाया है सबको नौकरी हुआ है, लेकिन हुआ है जरूर। अब तुम लेके आओगे 1 पीस, 1 नंबर रह जाएगा। लेके आओगे वो आया छोटका टिफिन में लेके, ये इतना बड़ा टिफिन था, ओकरा में एगो लेग पीस था, एगो छोटके पीस था। बोला सर हम आपके लिए लाए। लाइवे किया छोटा दे, इतना कम लाया है। और फिर 8-9 दिन पहले आया, बोला सर हमारे पॉइंट से रह गया। 1 पीस खिलाओगे भाई, पॉइंट से रहबे करेगा। ये तो समझो ललचा के रहना ना हो गया रे। खिलाना है तो भरपेट खिलाओ,
ये तुम लोग को होता है कि आज चिकन बना के ले जाते हैं गुरु जी को खिलाएंगे? एकदम नहीं। तोरा तो समझ लो, माई बाप के बाद अगर तोरा लिए कोई सोच रहा है, खड़ा है कोई, तो हम है, ठीक ना? लड़की है खड़ा, बताओ। तो और माई बाबू को तुम छोड़ दो, एक आदमी जो तुम्हारे जीवन के लिए खड़ा है कि तुमको आज सही रास्ते पर ले जाना है, कोई नहीं मिलेगा। आंख बंद कर लो, वहीं कोई तेरा नजर नहीं आएगा कि साला के है जो हमारा सही रास्ते पर ले जाएगा। और तब छोटा है वो चिकन के नाम पर ही कर देता है। खिलाओ नहीं, एक पीस एक नंबर से गड़बड़ाएगा। कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ या ग्रुप, ग्रुप को ही क्या कहते हैं? चला वर्ग, क्या कहते हैं? वर्ग को समूह कहते हैं, और वर्ग या समूह कहते हैं, और क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त। अब कहते हैं इन्होंने, इन्होंने मतलब किन्होंने? चचा ने। किसने चला? अरे चला, ये तो सब न जानता है। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, ये नहीं जाना था, सब जानता है। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में सेम है, इसका ध्यान रखना। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान केमिस्ट्री में सेम है कि अलग अलग? कहता इन्होंने, किन्होंने? इन्होंने ऑक्साइड के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्राथमिकता दी, उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। और हाइड्रोजन ने एकरा धोखा दे दिया। जगह पर बेसी ध्यान दोगे बेसी धोखा देगा, जगह पर तुम ध्यान नहीं दो एकदम धोखा नहीं देगा। हाइड्रोजन जो है चला, हाइड्रोजन को ही आवारा बोला था। कौन बोला था? मेंडलीफ। क्या बोला था? आवारा, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण कर आवारा बोरा में गया था, ठीक ना? जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया था, और वही इसको क्या दे दिया? धोखा दे दिया। तो कहते हैं इन्होंने ऑक्साइड के ऊपर भी रखा था चीजों को। एक्का बोरोन नाम सुने हो ना? तीने को एक्का था, एक्का बोरोन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन। बोलो हाँ, 3 को इक्का को इन्होंने रखा था, नाम रखा था इक्का बोरोन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन। आइए हमेशा ध्यान रखना, सिलिकॉन बोले तो जर्कोनियम हो गया, जर्मेनियम का सिलिकॉन बोलते हैं किसको? जर्मेनियम को। इक्का एल्युमिनियम किसको बोलते हैं? गैलियम को। इक्का बोरोन किसको बोलते हैं? स्कैंडियम को। अच्छा चला, ये तो याद रहेगा। सिलिकॉन के जस्ट बगल में कौन है? जर्मेनियम ना। तो इक्का सिलिकॉन कौन हो जाएगा? जर्मेनियम। कौन कौन हो जाएगा? जर्मेनियम। इक्का बोरोन कौन हो जाएगा? स्कैंडियम। इक्का एल्युमिनियम, गैलियम। अच्छा, एल्युमिनियम गैलियम सेम जैसा नहीं लग रहा है, और सिलिकॉन जर्मेनियम सेम जैसा नहीं लग रहा है? बोलो ना रे। उसके बाद बच गया इक्का बोरोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडियम। क्या क्या देखो, मेंडलीफ ने, किसने चला? अरे किसने? मेंडलीफ का आवर्त सारणी देखोगे ना, तो लास्ट में बाईं ओर जो है उन्होंने अक्रिय गैस को रख दिया। कहां रख दिया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन को सबसे बाईं ओर शून्य वर्ग, इसीलिए उसका नाम पड़ा। क्या जानते हो मेंडलीफ क्या किया? 1 2 3 4 5 9 तक सजा दिया। इसमें 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। किसमें? मेंडलीफ ने 9 वर्ग तक सजा दिया। बाद में एकरा मिला अक्रिय गैस। कौन मिला? तो इसको बाईं ओर ले जाकर रख दिया। बाईं ओर अब क्या करता था? एक तो यहाँ ऑलरेडी था, एक तो यहाँ ऑलरेडी था, तो इसको बाद में इसको क्या रख दिया? 0। इसीलिए अक्रिय गैस को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बोलवे नहीं करेगा। अक्रिय गैस को शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन? ये हो गया तुम्हारा आवर्त मेन था उसका, मेंडलीफ का। किसका? आप देखो नहीं की कर अक्रिय गैस को बाद में वगैरह मिलवे किया। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम भी बाद में मिला, अक्रिय गैस भी बाद में मिला। तो बाद में मिला तो कहाँ रखता? 1 से 9 तक तो यहाँ फुल था, तो इसको तुम बोलेगा तो इधर रख देता। इधर नहीं रखा, इधर रखा। इसलिए इधर रखा कि इसका बिहेवियर 0 था, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता था, 0 बिहेवियर था इसका, इसलिए इसका नाम रखा 0 वर्ग। इसीलिए अक्रिय गैस वर्ग का दूसरा नाम क्या है? 0 वर्ग। 0 वर्ग या शून्य वर्ग। जिसको किधर रखा? बाईं ओर की दाईं ओर। किधर रखा? कौन रखा? कौन रखा? मेंडलीफ ने रखा था। किसने रखा था? चला मेंडलीफ ने रखा था। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले कितना ईस्वी में? 1913।
यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सही कि गलत? परमाणु संख्या के आधार पर ही ना मोस्ले सजाया था। ये क्वेश्चन चला, इस बार रेलवे में 50 बार पूछा हो मिला से कम, कितना बार? 50। परमाणु संख्या का आवर्त फलन, कौन परमाणु संख्या का आवर्त फलन है? किसका पीरियोडिक टेबल? का पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती। देख लो, इधर से इधर जाओगे, आवर्त में इधर से इधर जाओगे तो त्रिज्या क्या होगा? अरे आवर्त में जाओगे तो त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। ऊपर से नीचे आओगे, त्रिज्या क्या होगा? क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब बाद बाकी जो है विद्युत ऋणात्मकता, ईंधन विभव वगैरह वगैरह क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो कौन कौन? विद्युत ऋणात्मकता, तो ऋणात्मकता, ईंधन विभव, कौन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस सब आवर्त में क्या हो जाएगा? क्या करें? आवर्त में इस सब जो है चला बढ़ेगा। इस सब आवर्त में क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इधर वर्ग में फिर आएगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा। वाह, ईंधन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? चला क्या होता है? घटता। अब देखो, रात में यही क्वेश्चन था, नाभिकीय आवेश, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी चला 2। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 हो जाएगी तो कम आकर्षण बल लगाएगा, दी भैया फूला हुआ रहेगा। इसमें 8 में 6 हो जाएगा, ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा, सिकुड़ा हुआ होगा। इसीलिए इधर से इधर जाने पर आकृति क्या हो जाती? घट जाता। चला समूह में कहा? समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, यानी वर्ग में। समूह में यानी किसमें? वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ता कि घटता? बढ़ता। त्रिज्या का तब त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? घट जाता है। तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। मेंडलीफ ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी की कि नहीं की? मेंडलीफ ने भी किया और मोस्ले ने भी जगह छोड़ा, लेकिन पहली बार अगर कहेगा किसने जगह छोड़ा? मेंडलीफ ने। किसने जगह छोड़ा? पहली बार किसने जगह छोड़ा? मेंडलीफ ने। किसने जगह छोड़ा? लेकिन मोस्ले ने भी आने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ा। तब में मोस्ले के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी और अभी 100 कितना है? 18 है। तो 4 को तत्व बढ़ा ना, खाली जगह नहीं छोड़ता तो होता। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि मोस्ले छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये पूछेगा कि बताओ पहली बार किसने आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा? किसने छोड़ा? पहली बार किसने आने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ा? मेंडलीफ ने। किसने छोड़ा? और मोस्ले तो ढेरी स्थान छोड़ दिया और बाद में अभी 114 118 आने वाले समय में वो 140 तक जा सकता है, उतना स्थान उन्होंने छोड़ दिया।
कहते हैं मेंडलीफ ने, किसने नए तत्वों के खोजे जाने की भविष्यवाणी की। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से किसका काम करते हैं? अनुरक्षण। अनुरक्षण करना मतलब अनुरक्षण करना मतलब रक्षा करना। उसको हम लोग कौन प्रक्रम कहते हैं? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम कहते हैं। स्वपोषी का नाम सुने हो? स्वपोषी अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनाता है? रातों में ही क्वेश्चन था। स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। किससे बनाते हैं? आप प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो ये बना देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। E जो है चला कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? हम बोले तो ये क्या है? और कार्बनिक है, रिएक्टेंट है। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? क्या है रे? कार्बनिक है। हाँ, छोड़े कृपया जल्दी लिखें। हो गया? वाह, बताओ। स्वपोषी जब ये कह दिया मतलब क्या चला? पादप। स्वपोषी जब ये कह दिया मतलब क्या? कहता है स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत। एक स्रोत क्या है? क्या है? अकार्बनिक स्रोत से CO2 तथा जल के रूप में, CO2 तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से, इस सरल पदार्थ है और ये क्या है? जटिल पदार्थ। हम लोग क्या करते हैं? जटिल से सरल बना। तो पादप है उस सरल से, इसको आप कह सकते हैं ये कौन पदार्थ है? सरल। ये कौन पदार्थ है? जटिल। पादप जो है वो सरल से क्या बनाता है? जटिल। टेलीग्राम पे नहीं मिला PDF, फिर से हम डाल देंगे। एक लड़का कमेंट्स किया, कृष्णा कुमार, कि सर जो पढ़ा रहे हैं ये सब पूछता है? चल जाएगा खराब बात। चला बताओ ये कितना फालतू वाला बात बोल दिया। ही हम बोले ना तुमको, हमको पता था ये कोई ना कोई बात बोलबे करेगा। समझ लो कि जब टीचर आपको एक लेवल में जाके पढ़ाएंगे तो आप कहिएगा ये पूछता नहीं है। आज जब एग्जाम हॉल में वो पूछ देगा तो आप आके गरियाइएगा लेवल में पढ़ाया नहीं। पागले न कर देगा रे। पिछले बार हम लोग NCERT नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि नहीं पूछ रहा था। आप पढ़ाते तो लड़का सीधे कहता ही मास्टर पागल हो गया, क्या पढ़ा रहा है। आज जब 2 सिटिंग में पूछा तो तीसरा सिटिंग से जब लाइव आए तो 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 बच्चा लाइव रहने लगा। 8-8 लाख व्यूज जाने लगा। अरे बाप रे बाप, NCERT पूछ लगो रे। इतना अच्छा। चला बताओ दी क्वेश्चन नहीं पूछता है, हम पागल हो गए हैं। ये चला देखो ये बोलता कौन है। जैसे ये सबके साथ होता है, रीजनिंग वाले सर के साथ भी होता है, मैथ वाले सर के साथ भी, हमारे साथ भी। जैसे ही आप लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो जितना भूसकोलवा होगा, कोलवा को ऐसा लगता है कि रट के रिजल्ट लिया जा सकता है, अगर दिमाग में पहले से सेट है। क्योंकि उस चोट्टा मुंह से खाली खराबे निकला, बस कमांड किए हुए। वो चोट्टा पढ़ा है नहीं कभी, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है। उसको लगता है जो पढ़ा रहा है फालतू है, क्योंकि वो खुद को समझा रहा है कि कुछ भी नहीं करता, समझ में भी आता नहीं।
पहले तो यहीं तक खुश है कि भैया पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो यहीं तक खुश है। तो इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन निकाल के देखना, कुछ ने किया है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के जगह पर वाट कर दिया है, देखा होगा प्रीवियस ईयर तो मिल गया होगा। आई चला वाट के जगह पर लिखा है सूर्य का प्रकाश, दूसरा में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा। और ये एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन है इस बार का प्रीवियस ईयर भी। ये सब बात बोलता है, चलो मन ही नहीं करता। अभी हम सोच रहे थे कि बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अप लेवल का पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। पढ़ा तो छोटा कहेगा चोट 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 चोहर चिल। तो पढ़ना क्या चाहता है विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर, वो लोग पढ़ा देते हैं। हाँ क्या पढ़ाएं बताओ, निकट दृष्टि दोष में अवतल की उत्तल नहीं आ रहा है तो रिजल्ट ऐसे भी नहीं होगा। इतना हमारा पास नहीं पढ़ो, हमारा पास तुम गलत चैनल चूज कर लिया है, जल्दी भाग यहां से। मेरा तो चला एएलपीओ का अगर टेस्ट मारेगा तो नंबर लाते लाते धमसन उठ जाएगा, मारता होगा तो हवा टाइट हो जाता होगा। तो चला मेरे कहने का मतलब है अभी हम थोड़ा सिखाने के लिए हैं, हम थोड़ा वही बात करवा करवा के बार बार टाइम नहीं बर्बाद करेंगे कि बताओ पौधे स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, विषमपोषी, क्या स्वपोषी स्वपोषी। हाँ तो वही वो छाप मास्टर के पास पढ़ेगा, 0.25 से नहीं होगा। ये चला हम जो तेरा पढ़ा रहे हैं ना 60 तक तो तू ला सकता है, या मान के पढ़ा रहे हैं हम तेरा 60 से 70 तक के सफर में हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम यहां तक नहीं पहुंचेगा तो इससे भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, घर चल जाओ, जान लो हम तो इस सफर में तुम्हारे साथ हैं। बाकी हमरा कहेगा तुम नॉर्मल क्वेश्चन सर पढ़ा दीजिए, हमरा से नहीं होगा। पढ़ना मेरे पास पढ़ो, नहीं पढ़ना भागो यहाँ से। चला स्वपोषी और कार्बनिक स्रोत, ये चला क्वेश्चन थोड़ा मिलता है प्रकाश संश्लेषण में जो स्रोत है वो कार्बनिक है कि अकार्बनिक। हम बताए भी थे कि लड़का CO2 देख के क्या मार देता है, कार्बनिक, लेकिन CO2 कार्बनिक नहीं है, वो क्या है, अकार्बनिक। क्योंकि कार्बनिक होने के लिए कार्बन का डेरिवेटिव होना जरूरी है, बोले में नहीं करेगा। तो कहते हैं स्वपोषी अकार्बनिक स्रोत CO2 से जल के रूप में तरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदलते हैं। स्वपोषी के अलावे जितना भी अन्य जीव है जैसे हम लोग, वो क्या करता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में उपयोग करता है। स्वपोषी बोले तो पादप, स्वपोषी बोले तो बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, स्वपोषी की। किसकी होती है, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे ऊर्जा का मान घटेगा। ये बात कहा था लिंडमान ने। किसने कहा था, नीचे से ऊपर जाने पर लोग कितना % ऊर्जा यूज करते हैं, 10%। ये बात किसने कहा था, लिंडमान ने। किसने कहा था, लिंडमान ने कहा था। यानी स्वपोषी सरल से जटिल में बदलते हैं, हम लोग जटिल से सरल में बदलते। सही है, अरे बाबा। जटिल से सरल पदार्थ में चेंज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को चला अन्य चीजों में बदलते हैं। तो बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एंजाइम का। किसका उपयोग करते हैं, किसका, हम लोग जो खाते हैं वो ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, माल्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, जो जटिल पदार्थ है। कौन पदार्थ है, और उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के तोड़कर सरल पदार्थ में विभाजित करते हैं, तब ना आप सूचित करिएगा। और सरल पदार्थ में विभाजित करने के लिए हम लोग एंजाइम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंजाइम का काम क्या है, जटिल पदार्थ को तोड़ देना कि जोड़ देना। तोड़ देगा तो पच जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का क्या है, उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है, उत्प्रेरक। तो बताओ हम लोग क्या करते हैं, जटिल पदार्थ खाते हैं कि सरल, जटिल को किसमें बदलते हैं, सरल में बदलते हैं। अब पौधे जो हम लोग खाते हैं तो उसके पास देखो सरल को जटिल में बदलता है। जैसे पौधा का जो उत्पाद है वो क्या है, जटिल है, और जटिल हम लोग खाते हैं, फिर उसको किसमें बदलते हैं, सरल में। किसमें बदलते हैं, सरल में बदलते हैं। तो लड़का कहता है आपका बात सुनकर मुर्दा भी पढ़ने लगेगा। तो पढ़ोगे तोरा कुत्ता में बहुत फर्क रह भी नहीं जाएगा। तो चला अपने आप को मान लो कि मैं कुत्ता हूं, इसलिए कि सामाजिक कुत्ता है तू। सामाजिक कुत्ता समझता है, कहीं खड़ा रहेगा इसे कोई बैठने के लिए नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। चलो इसलिए तुम अपने आप को मान लो कि नहीं पढ़ रहा मतलब तुम क्या है, वाह वेरी गुड, नया शब्द का निर्माण हुआ है।
पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या उपयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। हम लोग जब भूखे रहते हैं तो क्या खाते हैं? ग्लाइकोजन। क्या खाते हैं? हम लोग जब भूखे रहते हैं तो क्या खाते हैं? ग्लाइकोजन। आप पादप और जंतु बताओ तो ऊर्जा के लिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना रे। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब बताओ, कहता पौधों में भोजन मंड स्टार्च के रूप में तथा जंतु में, अभी तुरंत ने बताए थे, पौधों में जो भोजन संचित होता है किसके रूप में? मंड या स्टार्च, और जंतु में ग्लाइकोजन। इसीलिए तो भूख लगता है तो हम लोग ग्लाइकोजन खाने लगते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन से हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और कहते हैं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का, क्लोरोफिल भी एक प्रकार का चला उत्प्रेरक ही है। अगर कह देगा तुमको कि प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? कौन करता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। पाचन में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? एंजाइम। कौन करता है? CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। CO2 का किसमें अपचयन होता है? कार्बोहाइड्रेट अपचयन होता है। मतलब चला एक बात बताओ, CO2 जो है ये किससे अभिक्रिया करता है? जल से। किससे अभिक्रिया करता है? तभी बना देता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। तो CO2 का किसमें अपचयन होता है? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें चला? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब कहता है मरुदभिद। मरुदभिद समझता है रे? कहाँ का पौधा? मरुस्थल का पौधा। मरुस्थल के पौधे के बाह्य परत पर क्यूटीन होता है। क्यूटीन जल का क्षय को क्या करता है? रोकता है। जल के क्षय को रोकता है। कहता है मरुदभिद पौधा रात में भी CO2 ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है, जिसे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में, मतलब समझ रहा है, अगर मरुदभिद की बात करोगे रात में वो थोड़ा बहुत अधकचरा उत्पाद बना लेता है, और फिर सुबह होते ही जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो उसको पूर्ण उत्पाद में बदल देता है। मतलब अगर हमको कह दें मरुस्थलीय पौधों में क्या रात में भोजन निर्माण होता है कि नहीं होता है? कहेंगे होता है, लेकिन पूरा नहीं, मध्य उत्पाद, बीच वाला उत्पाद, अधकचरा उत्पाद बनाता है। फिर जब सुबह होता है तो वो उसको किसमें बदल देता है? पूर्ण उत्पाद में बदलता है। हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती, लेकिन श्वसन की क्रिया रात में भी होती है, दिन में भी। ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों पूछेगा, दोनों में एक ही आंसर मार के चल आता है बच्चा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन रात, दिन में होगा रात में नहीं। लेकिन वही अगर श्वसन की बात करोगे तो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। हाँ, क्या बात नहीं होता है? चलो कौन कौन दिन आप मुर्गा खाते हैं? सब दिन खाते हैं, खाली गुरुवार छोड़ के। गुरुवार एक्चुअली मेरे घर में बनता नहीं है, मम्मी बोलती है गुरुवार को नहीं खाना चाहिए। हो गया? पहले खिलाएगा तब ना, खाली पूछने से होगा। इधर इधर इधर। मरुदभिद पौधा रात में क्या ग्रहण करके, कोई भी चला CO2 है ना, ग्रहण करके उत्पाद बनाएगा, मध्य उत्पाद बनाता है, जिसे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज कर। पौधों के में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? रंध्र में। पौधों में इस सबको पता है। अब पौधों में वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन ना, पक्का ना। KOH का उपयोग CO2 को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग CO2 अवशोषित करने के लिए करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जल अवशोषण के लिए, एक बार और यहां लिख लो, पूछता है चला, कैल्शियम क्लोराइड और H2SO4 का उपयोग क्या अवशोषित करने के लिए? जल अवशोषण के लिए किया जाता है।
कैल्शियम क्लोराइड और H2SO4 का उपयोग क्या चीज के लिए? जल अवशोषण, यानी निर्जलीकरण आप कह सकते हैं क्या? अरे डिहाइड्रेशन समझता है, हम लोग नहीं कहते पेट झड़ी हो जाता है तो कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया मतलब सारा का सारा जल क्या हो गया? निकल गया। तो कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या के लिए? जल अवशोषण। कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जल अवशोषण। KOH और CO2 क्या अवशोषण? CO2 का। कहते हैं एक कोशिकीय जीव भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन? अमीबा, नाम सुना है ना? उसका भोजन संपूर्ण शरीर में होता है। और कहते हैं एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक अक्षावीय गति द्वारा जाता है। कभी कभी पूछ देता है, इसको ध्यान में रखिए। आहार नाल में भोजन, ये चला महा भी दिया है। हम बोले थे आहार नाल में जो हम लोग भोजन भेजते हैं किसके द्वारा? क्रमाकुंचन के द्वारा, मतलब मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव के क्रमाकुंचन। ये एनसीईआरटी का सवाल भी है और एनसीईआरटी का वन लाइनर भी है। आहार नाल में भोजन किसके गति द्वारा जाता है? क्रमाकुंचन में लिख लो, मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? मांसपेशी के द्वारा। किसके द्वारा चला? आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचन द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा जाता है। इसके द्वारा जाता है? मांसपेशियों के द्वारा जाता है। तो सबको पता होगा क्षुद्रांत या छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? संपूर्ण पाचन। कभी कभी क्रमाकुंचन नहीं होगा तो क्रम से संकुचन और विरलन होगा। क्रमाकुंचन को ही कहते हैं क्रम से संकुचन और विरलन। तो आपको देगा आहार नाल में जो भोजन जाता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन जाता है, पानी के द्वारा जाता है, निर्वात के कारण जाता है, क्रमाकुंचन के द्वारा जाता है। मांसपेशियों में क्रमाकुंचन के द्वारा जाता है। क्लियर है? बोलेंगे आज की कार्रवाई यहीं तक। वेरी मच। चलो 6:20 से 25 मिनट में हम लाइव आते हैं। कोशिश कीजिए अगर शुरू से पढ़ना है तो आ जाने के लिए।